नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र का अतिरिक्तांक, जो कि हमारा पॉलिटी का है। पॉलिटी का ये वन लाइनर है, पॉइंटर है, पूर्वावलोकन सार का, और इसे हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का जो पार्ट है हमारा जीएस का, इसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये घटना चक्र की ये जो सीरीज़ है, इसमें हम घटना चक्र का ये अतिरिक्तांक पूरा डिस्कस करेंगे। इसे हम वीडियोस के माध्यम से पूरी बुक को डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरह से आप करते जाइएगा, इसे पूरा देखिएगा। यूपीपीसीएस, यूपीआरओ, वनडे एग्जाम्स सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और आपका जो यूपीएससी में फैक्चुअल डाटा होता है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पॉइंट होते हैं, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही यही क्या होते हैं, आने वाले एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारा पार्ट 1 है, और इसी तरह से आगे के भी पार्ट हम डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए, हमारा पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। जो भारत का संवैधानिक विकास है वो कैसे हुआ था, इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट समझेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय विधान परिषद बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, या वो कोई भी क्वेश्चन कर सकते थे, कोई भी काउंटर क्वेश्चन कर सकते थे। अगला पॉइंट है हमारा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये प्रावधान किया गया था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत का जो संघीय न्यायालय होगा उसकी स्थापना कब की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया 1937 में। भारत का जो संघीय न्यायालय था वो कब स्थापित किया गया? 1937 में स्थापित किया गया। अगला फैक्ट है हमारा, ये पहले से ही सुमेलित हैं, तो इनको बस हमें डिस्कस करना है, सुमेलित नहीं करना है। ये लिखा है, नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? पिट्स भारत का भारतीय अधिनियम 1784 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ये इसकी स्थापना की गई, नियंत्रण परिषद की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा। इसके बाद अगला है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। किसके द्वारा? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ये अनुमति दी गई। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें कानूनी सदस्य की नियुक्ति किसके अंतर्गत की गई? चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत की गई। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। जो 1919 का हमारा भारत शासन अधिनियम था उसकी विशेषताएं क्या हैं? प्रांतों के कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। जो प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार थी उस वहाँ द्वैध शासन की व्यवस्था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। केंद्र द्वारा क्या किया गया? प्रांतों को विधायिनी शक्ति हस्तांतरित, मतलब उन्हें विधायी शक्ति दे दी गई, उन्हें प्रदान की गई। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारतीय विधान पालिका का प्रथम द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई, मतलब उसमें 2 सदन कब बनाए गए? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया।
जो भारतवासी हैं वो अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा ले सकते हैं। किसके द्वारा ये प्रावधान किया गया? चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम ने ये प्रावधान किया था। चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम ने ये प्रावधान किया था। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। जो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है वो किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम जो 1935 है हमारा, उसी को क्या कहते हैं हम? संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहते हैं, क्योंकि इसी से सर्वाधिक जो हमारे अनुच्छेद और सर्वाधिक नियम कानून लिए गए हैं। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था, एक संघ हो, और केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था भारत में लागू कब किया गया? 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई थी। अगला फैक्ट है हमारा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही शामिल किया गया था। अगला फैक्ट है हमारा, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशेष शक्तियां दी गई हैं। जो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ की अवशेष शक्तियां दी गई हैं किसको? गवर्नर जनरल को। ठीक है, जो संघ की अवशेष शक्तियां दी गई हैं वो किसे दी गई हैं? गवर्नर जनरल को दी गई हैं। किसके द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला फैक्ट है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव कौन सा नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। ये उसमें 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। 1935 का जो एक्ट है वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अभी हमने डिस्कस किया था, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अगला फैक्ट है हमारा, बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? बर्मा देश जो कि म्यांमार जहाँ पे है वहीं पे बर्मा देश हुआ करता था, तो ये कब अलग हुआ था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप अलग हुआ था। कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ये अलग हुआ था। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, वर्ष 1935 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। वर्ष 1935 के जो चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में इल्वर्ट बिल का उद्देश्य था। इसका इल्वर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, जहाँ तक अदालतों की जो दांडिक अधिकारिता का संबंध था वहाँ तक इसका उद्देश्य था। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। इसका जो उद्देश्य था मुख्य वो क्या था? भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 के इल्वर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। जो भारतीय लोग हैं उनको वो बराबरी नहीं करने दे रहे थे। किसके? जो यूरोपीय लोग थे उनकी बराबरी नहीं करने दे रहे थे, तो ये उसे रोकना था, ये उसका उद्देश्य था। अगला फैक्ट है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत से आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना गया था। किसमें? हमारा जो भी संविधान निर्मात्री परिषद थी उसके लिए। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये हमारे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला फैक्ट है हमारा, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला फैक्ट है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे।
1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हमारे कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। अगला फैक्ट है हमारा, दो कथन दे रखे हैं, एक कथन और एक कारण दे रखा है। कथन है बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। बेबेल योजना के अंतर्गत क्या था? कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण दे रखा है, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। जो बेबेल का विचार था वो क्या था कि ऐसी जो योजना है उससे भारत का जो विभाजन होने वाला है वो बच सकता है, नहीं होगा विभाजन। कथन सही है पर कारण गलत है। ऐसा गलत है क्योंकि जो प्रावधान किया गया था वो ऐसा प्रावधान था कि जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रावधान किया गया था। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में ये सबसे पहले सोचा गया था, विचार किया गया था। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, संविधान सभा के बारे में सही कथन है। संविधान सभा के बारे में सही कथन देखने हैं कौन कौन से हैं। ये सभी कथन हमारे सही हैं, सभी सही कथनों को ही दे रखा है यहाँ पे, तो देखते हैं। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। जो संविधान सभा थी इसने कैसे काम किया? कुछ समितियों की मदद से काम किया और उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। सही है कथन। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये भी सही है, सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया था। तीसरा है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम में छठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था। ठीक है, इसकी जो चुनाव प्रक्रिया थी वो 1935 के अधिनियम की छठी अनुसूची पर आधारित थी और कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ठीक है, इसमें जो मताधिकार देने का अधिकार था वो कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण था। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन सही हैं। अगर एक और दे रखा है कथन, वह बहुदलीय निकाय थी। कैसी थी? जो हमारा संविधान निर्मात्री सभा थी वो बहुदलीय निकाय थी। अगला फैक्ट है हमारा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, भारत के जो संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा थी उसके जो सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। कहाँ से लिए गए थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। अगला फैक्ट है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। किसके द्वारा? प्रांतीय सभाओं के द्वारा चुनाव हुआ था। अगला फैक्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला फैक्ट है हमारा, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारत की जो संविधान सभा थी उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को इसका प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। अगला फैक्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया गया था। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव था या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसके बाद अगला फैक्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है। कौन से सही कथन है? पहला कथन दे रखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था।
पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, जो पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था वो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, उसी का संविधान के निर्माण पर असर भी था। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उद्देशिका जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। दोनों सही हैं। उसके बाद अगला है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी ठीक है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के? तो ये 12 अधिवेशन हुए थे। कुल कितने? 12 अधिवेशन हुए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा। भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा संविधान को बनने में। अगला फैक्ट है हमारा, ये सही सुमेलित किए हुए हैं। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेसी सदस्य कौन थे? एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी। ठीक है। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? जो राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वी.टी. कृष्णामाचारी। कौन थे? वी.टी. कृष्णामाचारी। अगला है हमारा, सुमेलित है ये भी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था। संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। कौन थे? सरदार पटेल जी थे। उसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों को अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल जी ही थे। कौन थे? सरदार पटेल जी थे। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कौन थे? कितने थे? 6 थे। ठीक है। 6 सदस्य और थे प्रारूप समिति के, और डॉक्टर अम्बेडकर जो थे उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद अगला फैक्ट है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। कब किया था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगला फैक्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। ठीक है। वी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। अगला फैक्ट है हमारा, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। किसके द्वारा? वी.एन. राव के द्वारा। जो सबसे पहला प्रारूप था वो वी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप। ठीक है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया। भारत की जो संविधान सभा थी उसने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले स्वीकार कब किया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया था। कब किया था राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार? संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को। अगला फैक्ट है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला फैक्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब तैयार हो गया था ये हो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। अगला फैक्ट है हमारा, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके बाद अगला है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्यों लिया गया था 26 जनवरी को ही लागू करने का निर्णय? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। जो कांग्रेस थी उसने क्या किया था? 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया था, इसीलिए
क्या हुआ, 26 जनवरी के दिन को ही हमारा संविधान को लागू करने के लिए रखा गया। इसके बाद अगला फैक्ट हमारा, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला फैक्ट है हमारा, भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। भारत का जो संविधान था वो कब अंगीकृत और अधिनियमित कब हुआ था, तो वो 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत और अधिनियमित हो गया था। तो लागू होना और अंगीकृत अधिनियमित होना, ये दोनों, इनमें फ़र्क है, आप याद रखेंगे। अंगीकृत का मतलब बनकर पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला है, VR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। जो भीमराव अम्बेडकर थे उनका संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचन हुआ था। अगला फैक्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था, 1891 में, और मृत्यु कब हुई थी, 1956 में, ठीक है। इनका जन्म BR अम्बेडकर का कितने में हुआ था, 1891 में, और मृत्यु कब हुई थी इनकी, 1956 में हुई थी। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 1950 में, ठीक है। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 1950 में। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। भारत शासन द्वारा जो राजकीय चिन्ह है वो कब अंगीकृत किया गया था, 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, कथन, सही कथन है और ये सभी सही कथन दे रखे हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्शों की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। जो हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन था वो विचार विमर्श हुआ, उस पर जो परिणति हुई वो कैसे निकल के आया, 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में निकल कर आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के लिए एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। किसने, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, कथन दे रखा है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत का जो संविधान है वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण दे रखा है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। इसको एक क्या कहा जाता है, ग्रहित संविधान कहा जाता है। रिजल्ट देखते हैं, A और R दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, परंतु R A की सही स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन जो R है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है A के लिए। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये सही है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, इसीलिए ये आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये सही नहीं है। तो वैसे दोनों सही हैं, लेकिन वो उसकी व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, संविधान सभा में वयस्क मताधिकारों को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी, जो वयस्क मताधिकार हैं उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी, मौलाना आज़ाद ने। मौलाना आज़ाद ने कहा था कि जो वयस्क मताधिकार है उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए। अगला फैक्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, सुझाव दिया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। इस सुझाव किसने दिया था, महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था। ये एक राजनीतिक दल है, इसको भंग कर देना चाहिए। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। ये कथन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्वों को कम करके आंका। ये कथन किसका है, ये आरोप किसने लगाया है, आइवर जेनिंग्स का, ठीक है। आइवर जेनिंग्स ने ये कथन कहा है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था, कहा था, ठीक है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था, तो ये ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन ने ये कथन दिया था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला फैक्ट है हमारा, भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं सदस्य थीं।
जो महिलाओं की संख्या थी या सदस्य थी वो कितनी थी? 15 थी भारतीय संविधान सभा में। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आप। इसके बाद अगला फैक्ट है आपका, अगला जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, संविधान पर विदेशी प्रभाव। जो संविधान है उस पर विदेशी प्रभाव कितना है या विदेशी लोगों का संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। पहला फैक्ट है इसमें हमारा, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान में जो उद्देशिका का विचार है वो कौन से देश से लिया गया है? आपका USA से के संविधान से। जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है वहाँ से हमारा लिया गया है उद्देशिका का विचार। अगला फैक्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में क्या सर्वोच्च है? भारत का जो संविधान है वही सर्वोच्च है। उसके बाद भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है। जो हमारी न्यायिक पुनरीक्षण की है, जुडिकल रिव्यू की जो संकल्पना ली गई है वो कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। उसके बाद अगला फैक्ट है, भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है। जो भारत की संघ की व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है, ये कहाँ से संबंधित है? तो ये कनाडा से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। किस बात में भिन्न है? भारतीय जो संसद प्रणाली है वो ब्रिटिश से किस बात में भिन्न है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली है। ठीक है, कैसी है? न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली है हमारी, उससे भिन्न है ये। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था भारत में USA से ली गई है। जो न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है कहाँ से ली गई है? हमारी अमेरिका से ली गई है। उसके बाद अगला फैक्ट है, भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से लक्षण पाया जाता है। जो भारत का परिसंघ है और अमेरिकी परिसंघ है उनमें दोनों में समान रूप से लक्षण कौन सा पाया जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। जो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय क्या होगा? उच्चतम न्यायालय होगा। ये दोनों के संविधान में सेम है। अगला फैक्ट है हमारा, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है। समवर्ती सूची कहाँ की देन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की देन है। ऑस्ट्रेलिया की देन है समवर्ती सूची। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला फैक्ट है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। कौन प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र से। आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। ठीक है, जो भारत की संविधान राज्यसभा है उसमें प्रतिभा और अनुभव और सेवा के लिए प्रतिनिधित्व देने के लिए जो प्रभावित हुए थे लोग, वो कहाँ से प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र से। जो आयरिश गणतंत्र है हमारा एक देश है, वहाँ के गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। इसके बाद ये सही सुमेलित हैं, पहले से ही सुमेलित हैं, देखेंगे इनको। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब अमेरिका से। उसके बाद शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ग्रेट ब्रिटेन से। UK से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है शासन की संसदीय प्रणाली। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? ये हमारे जर्मनी का वीमर संविधान। ठीक है, जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान का नाम क्या है? वीमर संविधान है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इसी प्रकार दूसरे ये भी सुमेलित हैं, देखते हैं। विधि का शासन कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया है। जो विधि का शासन है हमारा वो कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। जो राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना है, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडल की जो सरकार होगी कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ब्रिटिश संविधान से मंत्रिमंडलीय सरकार ली गई है। इसके बाद अगला है, केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा से केंद्र राज्य संबंध लिए गए हैं। उसके बाद भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से ही लिया गया है। संघीय शक्ति का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अगला फैक्ट है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? तो रूस से।
पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। उसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, कथन और कारण दे रखे हैं। कथन है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। उसके बाद कारण दे रखा है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। जो ये कारण है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान से लिया गया है, ये तो सही है, लेकिन वैसे तो रिजल्ट देखते हैं ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऊपर पूछा गया भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया है, नीचे बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। तो ये इसका कारण, इसका सही कारण नहीं है कि ये लंबा क्यों हो गया था। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला हमारा फैक्ट है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की आवश्यक अवधारणा ग्रहण की गई है। जो मूल अधिकारों की अवधारणा है वो कहाँ से ग्रहण की गई है, तो वो हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई है। कहाँ से ग्रहण की गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारी अवधारणा ग्रहण की गई है। उसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ। लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ से हुआ, अमेरिका से। सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का ही है। ठीक है, लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से ही हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से ये पूरी बुक हम सीरीज़ के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।